हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो पा रही है। दोस्तों, आप लोगों के लगातार कमेंट्स मिल रहे थे कि सर आप हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हो। तो दोस्तों, आज से हम आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो टेक्निकल हेल्पर की जो प्री एग्ज़ाम्स हुई थी उसका रिजल्ट जारी हो चुका है और आप सब लोगों ने अपनी अपनी कट ऑफें देख ली होगी। दोस्तों, जिन लोगों का इन प्री एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामना और आगे भी आप इसी प्रकार से सफलता हासिल करते रहें। दोस्तों, जिन लोगों का जो प्री एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है उनको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे आपको बहुत सारी वैकेंसियाँ मिलने वाली है, इसलिए आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। दोस्तों, अब आपका प्री एग्जाम्स क्वालिफाई हो चुका है तो अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है मेन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। दोस्तों, मेन एग्ज़ाम का जो आपने सिलेबस देखा होगा तो जो मेन एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो प्री एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बिल्कुल सेम है। मेन एग्ज़ाम्स के अंदर आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर से 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर जो राजस्थान जीके उसमें से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे और जो आपकी इंडिया और जो वर्ल्ड की या फिर करंट जीके बोल लो आप जिससे उसमें से आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर आपके मैथ और साइंस के अंदर से आपके 5-5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस प्रकार आपके इस बार 150 नंबर का पेपर होगा, यानी कि 150 क्वेश्चंस आएंगे। अब हमारा जो मेन टारगेट है, सबसे ज़्यादा जिनका वेटेज है वो है एक तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, दूसरा है राजस्थान जीके। ये दोनों कोर सब्जेक्ट है और इनको हमको अच्छी तरह से तैयार करना है। अब इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को तैयार करने की बात करें तो इस बार आपका जो पेपर बनेगा वो थोड़ा डीप बनेगा, स्टैंडर्ड लेवल का बनेगा और इस बार आपका जो कंपटीशन होगा वो सभी बहुत अच्छे वाले पढ़ने वाले और कंटिन्यू स्टडी करने वाले बच्चों से। तो इस बार कट ऑफ भी हाई रहेगी, कंपटीशन भी हाई रहेगा। इस कारण इस बार आपको जो तैयारी करनी है बहुत ही डीपली और बहुत ही स्टैंडर्ड तरह से करनी है। अब इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जितने भी चैप्टर अपने पहले हो चुके हैं उसके बाद अब जितने भी शेष चैप्टर बचे हैं उनके वीडियो मैं आपको डालने की कोशिश करूँगा। अगर लास्ट का वीडियो हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था अब इनका 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, और 3 फेज इंडक्शन मोटर के शायद 2 वीडियो अब से पहले मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। अब जो तीसरा नंबर का आज जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, किन किन राशियों पर टॉर्क डिपेंड करता है और टॉर्क से अपनी जो एग्जाम्स है उसके अंदर से किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया जो मेन एग्जाम्स है, इस मेन एग्जाम्स का जो आपका कंपटीशन होने वाला है बहुत ही स्टैंडर्ड होने वाला है। क्वेश्चंस आएंगे वो डीपली क्वेश्चंस आएंगे। इस बार आपको बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछने वाला नहीं है। इस कारण आपको जो तैयारी करनी है बहुत ही स्मार्ट तरीके से और स्टैंडर्ड लेवल की करके चलनी है। मैं आपको यहाँ पर जितने भी वीडियो या कंटेंट बना रहा हूँ वो आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक जैसे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों, टॉर्क इक्वेशन की बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है उस टॉर्क का जो समीकरण होता है वो टॉर्क का समीकरण क्या होता है? टॉर्क का समीकरण होता है T बराबर होता है क्या 3/ओमेगा s इंटू v² प्लस R2-s का स्क्वायर प्लस x² इंटू R2-s। ये जो आप समीकरण देख पा रहे हो ये समीकरण है 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क का समीकरण है। शायद ही आपने ये समीकरण आगे कभी देखा होगा क्योंकि आपके ITI की जो किताब है, बुक्स है, उसके अंदर आपको ये समीकरण बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी आपकी डिप्लोमा या इंजीनियरिंग लेवल्स की आपके बुक्स है उसके अंदर टॉर्क का ये समीकरण बनता है और क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेगा। पहली बात तो आपको ये टॉर्क का समीकरण याद रखना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है उसका समीकरण क्या होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है उसका समीकरण होता है
टी बराबर 3/ओमेगा s इंटू वी स्क्वायर बटे R1 प्लस R2 डैश अपॉन S का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू R2 डैश अपॉन S। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस समीकरण के अंदर ये जो राशियां लिखी हुई है उनका मतलब क्या है। यहां पर टी बराबर तो क्या है, टॉर्क है। टी बराबर क्या है यहाँ पर, टॉर्क। हिंदी में लिख देता हूं, टी का मतलब क्या है, टॉर्क है। वी बराबर क्या है आपका, सप्लाई वोल्टेज है। वी बराबर क्या है आपका, सप्लाई वोल्टेज। कितना वोल्टेज आप इसको दे रहे हो वो क्या है आपका, वी है। R1 क्या है, जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग है। स्टेटर वाइंडिंग का क्या है, ये रेसिस्टेंस है। स्टेटर वाइंडिंग के प्रतिरोध को हम किससे लिखेंगे, R1 से। बोल रहा हूं मैं हिंदी में, स्टेटर वाइंडिंग का प्रतिरोध उसको किससे लिखा है, R1 से। R2 डैश क्या है आपका, रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध है। R2 डैश क्या है आपका, जो रोटर वाइंडिंग है उसका रेसिस्टेंस है। रोटर वाइंडिंग के प्रतिरोध को हम किससे लिखेंगे, R2 डैश से। याद रखना आपको, R2 डैश क्या, रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध। R1 क्या, स्टेटर वाइंडिंग का प्रतिरोध। V क्या चीज है, सप्लाई वोल्टेज है। T क्या है आपका, टॉर्क है। फिर बचता है आपका X क्या है आपका, रोटर रिएक्टेंस है। क्या है, रोटर रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात। तो रोटर का रिएक्टेंस उसको हम किससे लिखेंगे, X से लिखेंगे। फिर क्या बचा आपका S यहाँ पर क्या है आपकी, स्लिप है। क्या है, स्लिप का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट के वीडियो में समझाया था, क्या होता है। तो S बराबर क्या है आपकी, स्लिप है। यहाँ पर ओमेगा S बराबर क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है 2π/ns बटे क्या होता है आपका 60 होता है। तो ये हो गया 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क का समीकरण। T बराबर होता है 3/ओमेगा s इंटू वी स्क्वायर बटे R1 प्लस R2 डैश अपॉन S का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू R2 डैश अपॉन S। अब इसके अंदर जितने भी क्वांटिटी या जितने भी वर्ड दे रखे हैं उनका मतलब मैंने आपको समझा दिया। T का मतलब है टॉर्क, V है आपका आरोपित वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज है। R1 क्या है, स्टेटर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है, यानी कि स्टेटर वाइंडिंग के प्रतिरोध को हम किससे लिखेंगे, R1 से। ऐसे कैसे रोटर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होगा उसको किससे लिखेंगे, R2 से। रोटर रिएक्टेंस उसको लिखेंगे अपन X से, जो स्लिप होगी उसको लिखेंगे S से, और ओमेगा S बराबर होता है 2π/ns बटे क्या होता है 60 होता है। तो इतना कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अभी तक सिर्फ मैंने आपको टॉर्क का समीकरण बताया है और टॉर्क के समीकरण के अंदर जो क्वांटिटी है उनका मतलब समझाया है। अब देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो मुख्य रूप से 2 चीजों पर डिपेंड करता है। इन सारे समीकरण के अंदर से जो आपको याद रखने की चीज है, वो याद रखने की चीज क्या है, पहली जो चीज है वो याद रखना है, जो टॉर्क T है वो समानुपाती होता है V स्क्वायर के। क्या, टॉर्क T समानुपाती होता है V स्क्वायर के। देखिए यहाँ पर टॉर्क T है, इधर V स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या है आपका समानुपाती है। तो टॉर्क T V स्क्वायर के समानुपाती होता है। अर्थात 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। मैं इसको लिख देता हूं, 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क का मान सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगर देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो सप्लाई वोल्टेज है उसको यदि हम 2 गुना कर दें, क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो भी सप्लाई वोल्टेज है अगर इसको मैं 2 गुना कर दूं तो बताइए 3 फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के यदि सप्लाई वोल्टेज को हम 2 गुना कर रहे हैं तो V की जगह 2 गुना रखेंगे तो टॉर्क का मान कितना गुना हो जाएगा आपका, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क क्या है, जो भी सप्लाई वोल्टेज है उसके वर्ग के क्या होता है, समानुपाती। अगर सप्लाई वोल्टेज दुगुना हो रहा है तो टॉर्क कितना होगा, 4 गुना होगा। तो यहाँ से इस प्रकार आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो पहली चीज क्लियर हो गई, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा देखिए इसके अंदर क्या है, दूसरा आपको याद रखना है कि टॉर्क टी समानुपाती होता है R2 डैश के। ये देखिए यहां पर है R2 डैश और यहां पर है टॉर्क, दोनों समानुपाती है, तो टॉर्क T है वो इस R2 डैश के क्या होता है, समानुपाती है। और R2 डैश क्या है आपका, R2 डैश क्या है यहाँ पर, रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध है। यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क का मान है, क्या थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क का मान रोटर प्रतिरोध, क्या रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अब से पहले कई बार इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ चुका है। तो देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है उसका मान रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे हम रोटर का प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टॉर्क का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगा, हम आगे जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार पढ़ेंगे तब हमारे वहां पर समझ में आएगा कि टॉर्क और रोटर प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। तो अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क का जो मान होता है वो रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अगर रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ेगा तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनता है वो ऐसे बनेगा कि यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर प्रतिरोध को, यदि जो रोटर प्रतिरोध R2 डैश है उसको यदि हम 2 गुना कर दें, कितना गुना कर दें, 2 गुना कर दें, तो बताइए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जब रोटर रेजिस्टेंस को हम 2 गुना कर रहे हैं तो इस टॉर्क का मान भी कितना होगा आपका, 2 गुना ही होगा। कितना होगा, 2 गुना, क्योंकि डायरेक्ट समानुपाती है, यहाँ पर वर्ग के समानुपाती नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट समानुपाती है। इस कारण थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जैसे ही हम रोटर प्रतिरोध को 2 गुना करेंगे तो टॉर्क का मान भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टॉर्क हो रहा है वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है, और यदि यहाँ पर वोल्टेज को 2 गुना करेंगे तो टॉर्क का मान क्या होगा, 4 गुना बढ़ेगा। कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना। तो ये इतना क्लियर हो गया आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क क्या होता है और टॉर्क का मान किन किन राशियों पर डिपेंड करता है वो मैंने आपको बताया। तो एक बार और देख लो, टॉर्क का समीकरण क्या होता है, T बराबर 3/ωs इंटू वी स्क्वायर बटे R1 प्लस R2 डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू R2 डैश अपॉन S। अगर आपको ये समीकरण याद हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं। सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है, ये दोनों, कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क का मान सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो टॉर्क क्या होगा, घटेगा। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। क्या, ये लिखा हुआ है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क का मान रोटर प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती। अगर रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ेगा तो टॉर्क का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध घटेगा तो इस टॉर्क का मान भी क्या होगा, आपका घटेगा। इतना क्लियर। अब आगे हम देखेंगे टॉर्क और स्लिप के अंदर रिलेशन। जो टॉर्क और स्लिप है उसके बीच में क्या क्या संबंध होता है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप। टॉर्क और स्लिप के बीच में संबंध देखिए, एक तो होता है हाई स्लिप रीजन। क्या होता है, हाई स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन का मतलब क्या होता है, जब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के समय जो रोटर की घूर्णन गति होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम, लगभग 0 के बराबर होती है। तो स्टार्टिंग समय में जो स्लिप होती है वो उसका मान लगभग 1 के बराबर होता है।
क्योंकि रोटर स्पीड जो एन आर है, इस एन आर का मान किसके बराबर होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। इस कारण स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान 1 होता है, और जब ये स्लिप का मान जो 1 है, ये क्या है, इसका मैक्सिमम मान है। ज्यादा से ज्यादा स्लिप का कितना मान हो सकता है, 1। तो ये जो रीजन है, जब स्लिप का मान 1 के आसपास होगा, उस रीजन को हम बोलेंगे हाई स्लिप रीजन। यानी कि हाई स्लिप रीजन के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो स्लिप है, उसका मान 1 के लगभग बराबर होगा या 1 के आसपास होगा। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कौन से कंडीशन, हाई स्लिप रीजन, या फिर बोल सकते हैं स्टार्टिंग समय में। कौन से टाइम की बात कर रहे हैं अपन, स्टार्टिंग में। हाई स्लिप रीजन बोल लो या फिर स्टार्टिंग टाइम में बोल लो, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर स्लिप का मान 1 के बराबर होता है। हाई स्लिप रीजन के अंदर भी स्लिप का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यदि हाई स्लिप रीजन के अंदर हम टॉर्क और स्लिप के अंदर यदि रिलेशन देखें, तो हाई स्लिप रीजन के अंदर टॉर्क और स्लिप के अंदर जो रिलेशन निकल के आता है, वो रिलेशन निकल के आता है टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के एस के। यानी कि टॉर्क है वो स्लिप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन से रीजन की बात कर रहा हूं मैं, हाई स्लिप रीजन के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क होगा, उसका मान स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या, हाई स्लिप रीजन में, हाई स्लिप रीजन में टॉर्क का मान स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसकी हिंदी बोल रहा हूं मैं, तो आपको हिंदी में अगर लिखना हो तो मैं बोल रहा हूं, हाई स्लिप रीजन में टॉर्क का मान स्लिप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपात का आप मतलब समझते हो, अगर स्लिप का मान घटेगा, अगर स्लिप का मान क्या होगा आपका, घटेगा, तो टॉर्क का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर स्लिप का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान क्या होगा आपका, घटेगा। तो हाई स्लिप रीजन के अंदर आपको ये लाइन याद रखनी है कि हाई स्लिप रीजन के अंदर जो टॉर्क होता है वो स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ये टॉर्क और स्लिप एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जब हम टॉर्क और स्लिप इन दोनों के बीच में हम जब ग्राफ खींचेंगे, क्या, टॉर्क और स्लिप के बीच में हम जब ग्राफ बनाएंगे, तो हमको जो ग्राफ प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा अति परवलय आकार का। तो हाई स्लिप रीजन के अंदर हमको जो टॉर्क और स्लिप के बीच में ग्राफ है, क्या, टॉर्क व स्लिप के बीच का ग्राफ, बीच का जो ग्राफ होगा वो परवलय आकार का होगा। कौन से आकार का होगा, परवलय, पैराबोलिक शेप का होगा। कौन सी कंडीशन में, हाई स्लिप रीजन के अंदर। तो आपको सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है टॉर्क और स्लिप रिलेशन के अंदर, कि जब हाई स्लिप रीजन होगा या स्टार्टिंग टाइम होगा, स्टार्टिंग टाइम के अंदर जो टॉर्क होता है वो स्लिप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हाई स्लिप रीजन या स्टार्टिंग टाइम के अंदर जब टॉर्क और स्लिप के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे, तो जो ग्राफ प्राप्त होगा वो हमको कौन से आकार का प्राप्त होगा, परवलय आकार का प्राप्त होगा। कौन से का होगा, परवलय। इतना याद है। एक रीजन और होता है, उसको बोलते हैं अपन क्या, लो स्लिप रीजन। दूसरा रीजन कौन सा होगा आपका, दूसरा रीजन होगा आपका लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन का मतलब क्या होगा, जब स्लिप का मान लगभग 0 के बराबर हो या 0 के आसपास हो। जब स्लिप का मान लगभग किसके आसपास हो, 0 के आसपास हो, या फिर रोटर की जो स्पीड एन आर है वो लगभग बराबर हो सिंक्रोनस स्पीड के, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी लो स्लिप रीजन। यानी कि जब आपकी मोटर फुल लोड पर काम कर रही है, कौन सी लोड पर, फुल्ली लोडेड काम कर रही है। जब मोटर क्या हो रही है आपकी, फुल लोड पर क्या कर रही है आपकी, रोटेट कर रही है, वो कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाएगी आपकी, लो स्लिप रीजन। अब लो स्लिप रीजन के अंदर जब टॉर्क और स्लिप के अंदर यदि हम रिलेशन देखेंगे, तो जो टॉर्क होता है वो स्लिप के डायरेक्ट क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, लो स्लिप रीजन। तो लो स्लिप रीजन के अंदर टॉर्क और स्लिप के बीच में क्या संबंध होगा, कि जो टॉर्क होगा वो डायरेक्ट स्लिप के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसके अंदर लिखना है लो स्लिप रीजन के अंदर, किसके अंदर, लो स्लिप रीजन में जो टॉर्क होता है, टॉर्क
क्या होता है, स्लिप के टॉर्क है वो स्लिप के समानुपाती, टॉर्क है वो क्या होता है, स्लिप के समानुपाती होता है। कौन सी रीजन की बात कर रहा हूं मैं, लो स्लिप रीजन के अंदर जब स्लिप का मान लगभग 0 के आसपास होगा, उस कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो स्लिप के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब टॉर्क और स्लिप एक दूसरे के समानुपाती है, तो इस कंडीशन के अंदर जब टॉर्क और स्लिप के बीच में हम ग्राफ प्राप्त करेंगे तो जो ग्राफ हमको मिलने वाला है वो क्या होगा, बिल्कुल सीधी रेखा में होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, टॉर्क व स्लिप के बीच का ग्राफ एक सीधी रेखा होगा। क्या होगा, एक सीधी रेखा होगा। कौन सी कंडीशन के अंदर, लो स्लिप रेंज। तो आपको याद रखना है, जब हम टॉर्क और स्लिप के बीच में रिलेशन की बात करेंगे तो हम दो कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन देखेंगे हाई स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन के अंदर क्या होगा, जो स्लिप होता है उसका मान 1 के लगभग क्या होता है, बराबर होता है या 1 के आसपास होता है, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी हाई स्लिप रीजन। एक रीजन देखेंगे अपन लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन के अंदर जो स्लिप है उसका मान इस 0 के लगभग बराबर होगा या 0 के आसपास होगा, तो वो कंडीशन होगी लो स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन के अंदर जो टॉर्क होगा वो स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हाई स्लिप रीजन के अंदर जो टॉर्क होगा वो स्लिप के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। जबकि लो स्लिप रीजन के अंदर जो टॉर्क होगा वो स्लिप के क्या होगा, आपके समानुपाती होगा। क्या होगा, स्लिप के समानुपाती। अब हाई स्लिप रीजन के अंदर टॉर्क और स्लिप के बीच में जो ग्राफ प्राप्त होगा वो कौन से आकार का प्राप्त होगा, परवलय प्रकार का होगा। और लो स्लिप रीजन के अंदर टॉर्क और स्लिप के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे वो बिल्कुल कौन सी रेखा प्राप्त होगी, हमको सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो दो लाइनें तो आपको ये याद रखनी है, दो लाइनें यहाँ पर रखें। बिल्कुल एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सीधा सीधा पूछेगा। देखिए कैसे पूछेगा, आपसे पूछेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में लो स्लिप रीजन की कंडीशन में, क्या लो स्लिप रीजन की कंडीशन में यदि स्लिप का मान बढ़ाएं, क्या लो स्लिप रीजन की कंडीशन में यदि स्लिप का मान बढ़ाइए तो बताइए टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन से रीजन की बात कर रहा है वो, लो स्लिप रीजन के अंदर यदि स्लिप का मान बढ़ा रहा है। कौन से रीजन की बात कर रहा है ये, लो स्लिप रीजन। तो लो स्लिप रीजन के अंदर यदि ये स्लिप का मान बढ़ा रहा है तो देखिए लो स्लिप रीजन के अंदर टॉर्क और स्लिप एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जब लो स्लिप रीजन के अंदर इस स्लिप का मान बढ़ेगा तो इस टॉर्क का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर होगा कि लो स्लिप रीजन के अंदर जब स्लिप का मान बढ़ाएंगे तो टॉर्क का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपसे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो हाई स्लिप रीजन में काम कर रही है, कौन से रीजन में काम कर रही है वो, हाई स्लिप रीजन। अब हम बात कर रहे हैं हाई स्लिप रीजन। जब मोटर हाई स्लिप रीजन में बात कर रही है, काम कर रही है, उस कंडीशन में यदि स्लिप का मान बढ़ाए तो बताइए टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब बात हो रही है हाई स्लिप रीजन की। तो हाई स्लिप रीजन के अंदर आपको पता है कि जो टॉर्क होता है वो स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस कंडीशन में जब हम स्लिप का मान बढ़ाएंगे तो बताइए टॉर्क का मान क्या होगा, घटेगा। तो हाई स्लिप रीजन के अंदर जो टॉर्क होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर वो क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो आपको ये दो चीजें, इन दोनों चीजों से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो आपको याद रखना है हाई स्लिप रीजन के अंदर टॉर्क और स्लिप एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है और लो स्लिप रीजन के अंदर टॉर्क और स्लिप एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। इतना चीज समझ में आ गया। तो पहली तो आपको टॉर्क का समीकरण याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि टॉर्क का मान किन किन राशियों पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने बताया था कई बार आपको टॉर्क का मान वोल्टेज और रोटर प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। फिर अगली जो क्वेश्चन आता है कि वो टॉर्क और स्लिप के अंदर यदि संबंध की बात करें तो जो हाई स्लिप रीजन होगा उस हाई स्लिप रीजन के अंदर टॉर्क और स्लिप व्युत्क्रमानुपाती होगा, लो स्लिप रीजन के अंदर टॉर्क और स्लिप एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती। तो ये तो हो गया टॉर्क की बात। अब आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मैक्सिमम टॉर्क के बारे में। देखिए मैक्सिमम टॉर्क से भी आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मैक्सिमम टॉर्क का
फॉर्मूला क्या होता है, और मैक्सिमम टॉर्क है वो किन किन राशियों पर निर्भर करता है, उससे रिलेटेड आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस पूछा हुआ है इसके अंदर, इसलिए आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। चाहे आपकी ITI की जो बुक्स है उसके अंदर नहीं है, लेकिन आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर इन टॉपिकों के नाम दे रखे हैं, इसलिए नाम है, टॉपिक है सिलेबस में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपकी बुक्स के अंदर दे रखा हो या नहीं दे रखा हो। क्योंकि बुक्स कोई बोर्ड तो अपन तय नहीं करता भाई, बुक्स बोर्ड ने तो जारी की नहीं है, बोर्ड तो केवल अपन को सिलेबस देता है, उस सिलेबस के अंदर सिर्फ अपन को टॉपिक देगा, फिर वो टॉपिक आपको कौन से बुक्स में से पढ़ना है वो बोर्ड डिसाइड नहीं करता, वो अपनी इच्छा अनुसार आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो जो आपके सिलेबस में वो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो आपको, चाहे वो एक बार समझ में नहीं आ रहा तो एक की जगह आप उसको 2 बार देख सकते हो, लेकिन इन चीज़ों से रिलेटेड आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे है आपका मैक्सिमम टॉर्क का समीकरण, यानी कि हिंदी में बोले तो अधिकतम टॉर्क समीकरण, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन। देखिए मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क को लिखेंगे अपन टी मैक्स से। अभी तक हम सिंपल टॉर्क की बात कर रहे थे और सिंपल टॉर्क को मैंने किससे लिखा था, टी से। अब बात कर रहे हैं अपन मैक्सिमम टॉर्क की, तो यहां पर मैं लिखूंगा टी मैक्स। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है टी मैक्स बराबर होता है क्या, 3/ωs इंटू v² बटे 2x2 डैश। केवल इतना सा समीकरण होता है। ये समीकरण कौन से का है, आपका मैक्सिमम टॉर्क का समीकरण है। तो मैक्सिमम टॉर्क होगा मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्स बराबर होगा 3/ωs इंटू v² बटे 2x2 डैश। अब यहाँ से आपकी जो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस बनता है वो देखिए कैसे कैसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन, जो मैक्सिमम टॉर्क है टी मैक्स है वो समानुपाती होता है किसके, v² के। पहला आपको लाइन जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो v², v का मतलब क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, अधिकतम टॉर्क का मान सप्लाई वोल्टेज के वर्ग यानी कि v² वर्ग के समानुपाती होता है। क्या, अधिकतम टॉर्क का मान सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती। दूसरा जो आपका क्वेश्चंस बनेगा यहां से वो बनेगा टी मैक्स। देखिए रोटर रिएक्टेंस के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, रिएक्टेंस नीचे आ रहा है, टी मैक्स ऊपर है, तो जो अधिकतम टॉर्क है उसका मान रोटर रिएक्टेंस के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, टी मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/x2 डैश के। दूसरा जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना कि अधिकतम टॉर्क का मान रोटर रिएक्टेंस के समानुपाती, रोटर रिएक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती, होता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या है, यदि रोटर रिएक्टेंस का मान ज्यादा होगा तो टॉर्क का मान क्या होगा, कम होगा। मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहा हूं मैं। और यदि रोटर रिएक्टेंस का मान घटेगा तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए मैक्सिमम टॉर्क सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो सप्लाई वोल्टेज पर और एक रोटर रिएक्टेंस पर। इसके अलावा आपको कोई और चीज दिखाई दे रही क्या,
तो जो मैक्सिमम टॉर्क है, यहाँ पर कहीं आपको रोटर प्रतिरोध दिखाई दे रहा है क्या? R2 इस समीकरण में कहीं भी आपको R2 दिखाई दे रहा है? ये R2, क्योंकि रोटर प्रतिरोध क्या होता है आपका? R2 डैश होता है। इस समीकरण में अपन को यहाँ पर कहीं पर भी R2 डैश दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है कि जब हम रोटर के प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो बताइए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के मैक्सिमम टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, रोटर का प्रतिरोध इस समीकरण में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब रोटर के प्रतिरोध को हम चाहे घटाए या फिर बढ़ाए, इस मैक्सिमम टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पीछे मैंने बताया था कि जो टॉर्क होता है वो सिंपल टॉर्क की बात कर रहा हूं। सिंपल टॉर्क है वो रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अगर मैं रोटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाऊंगा तो टॉर्क का मान तो बढ़ेगा, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क है, टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क दोनों में डिफरेंट है। अगर रोटर प्रतिरोध को मान को मैं बढ़ाऊंगा तो टॉर्क का मान तो बढ़ेगा, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क है, टी मैक्स है, उसका मान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। मैक्सिमम टॉर्क पर इस रोटर प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैक्सिमम टॉर्क सिर्फ दो राशियों पर डिपेंड करता है, एक तो सप्लाई वोल्टेज पर और दूसरा रोटर रिएक्टेंस पर। अगर रोटर रिएक्टेंस का मान कम ज़्यादा होगा तो ही मैक्सिमम टॉर्क पर प्रभाव पड़ेगा, या फिर यदि सप्लाई वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे तो ही मैक्सिमम टॉर्क चेंज होगा। मैं यदि रोटर प्रतिरोध के मान को कम ज़्यादा करूं तो इससे मैक्सिमम टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर यदि मैं स्लिप का मान बढ़ा दूं, किसका मान बढ़ा दूं? स्लिप का मान बढ़ा दे तो बताए कि मोटर का जो मैक्सिमम टॉर्क है, टी मैक्स है, उस टी मैक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मैक्सिमम टॉर्क सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, रोटर रिएक्टेंस और सप्लाई वोल्टेज। क्या मैक्सिमम टॉर्क स्लिप पर डिपेंड करता है क्या? यहाँ पर कहीं पर भी आपको स्लिप दिखाई दे रही क्या? नहीं दिखाई दे रही। तो स्लिप का मान चाहे अपन घटाए या बढ़ाए, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मैक्सिमम टॉर्क सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो सप्लाई वोल्टेज की वर्क और एक रोटर रिएक्टेंस। अब रोटर का प्रतिरोध या स्लिप है, इनका मान घटाने बढ़ाने से मैक्सिमम टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करता सिंपल टॉर्क की बात, तो सिंपल टॉर्क के अंदर हमने दो रीजन पढ़े थे, एक तो हाई रीजन और एक पढ़ा था अपने लो स्लिप रीजन। हाई रीजन के अंदर तो टॉर्क समानुपाती होता है 1/s के, लो रीजन के अंदर टॉर्क समानुपाती होता है स्लिप के। अगर वो बात कर रहा है कि हाई रीजन के अंदर यदि स्लिप का मान बढ़ा दे तो हाई रीजन के अंदर स्लिप का मान बढ़ाएंगे तो टॉर्क का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लो स्लिप रीजन के अंदर यदि स्लिप का मान बढ़ाएंगे तो टॉर्क का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये सिंपल टॉर्क है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क की। तो यदि स्लिप का मान बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम टॉर्क पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, मोटर का जो टॉर्क है वो क्या हो सकता है? घट बढ़ सकता है, लेकिन अधिकतम टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई? इसको मैं लिख देता हूं। इसको मैं नोट करके लिख देता हूं आपको, तो नोट लगा के आपको याद रखना है, इस चीज को, इंपॉर्टेंट है कि अधिकतम टॉर्क का मान, अधिकतम टॉर्क यानी कि टी मैक्स का मान रोटर प्रतिरोध यानी कि R2 डैश पर निर्भर नहीं करता है। रोटर प्रतिरोध को चाहे हम घटाए या बढ़ाए, उससे इस मैक्सिमम टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहला। दूसरा याद रखना है आपको, जो भी मैक्सिमम टॉर्क है, डायरेक्ट टी मैक्स लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम टॉर्क का मान स्लिप को किससे लिखते हैं अपन? एस से। स्लिप एस पर निर्भर नहीं करता है।
मैक्सिमम टॉर्क का मान स्लिप पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम टॉर्क का समीकरण क्या होता है, टी मैक्स बराबर होता है 3/ओमेगा s इंटू वी स्क्वायर बटे 2x2 डैश होता है। टी मैक्स होता है वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। वैसे जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर रिएक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैक्सिमम टॉर्क है उसका मान रोटर प्रतिरोध पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। चाहे रोटर प्रतिरोध को हम घटाए बढ़ाने से मैक्सिमम टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, मैक्सिमम टॉर्क का मान स्लिप पर भी निर्भर नहीं करता है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम टॉर्क। अब देखिए मैक्सिमम टॉर्क के अंदर से आपके एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस बन सकता है, जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, वो इस प्रकार से आता है। देखिए क्वेश्चन से लिखवा करवा देता हूं आपको। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई वोल्टेज को 20% बढ़ा दिया जाए, सप्लाई वोल्टेज को 20% बढ़ा दिया जाए तो मैक्सिमम टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपके क्वेश्चन है। मान लो क्या कर रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर सप्लाई वोल्टेज को कितना बढ़ा दिया उसने, 20% बढ़ा दिया। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो मैक्सिमम टॉर्क है, टी मैक्स है, वो समानुपाती होता है वी स्क्वायर के। होता है नहीं होता। तो अगर इसको मैं T1 मान लूँ तो ये हो गया V1। तो इससे अपन समीकरण बना सकते हैं क्या, T1 मैक्स बटे T2 मैक्स बराबर हो जाएगा V1 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर। इसी से समीकरण बनाया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दो तो T1 मैक्सिमम बटे T2 मैक्सिमम बराबर समीकरण बन जाएगा V1 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर। भाई T1 मैक्सिमम है वो V1 स्क्वायर के समानुपाती है, T2 मैक्सिमम है वो V2 स्क्वायर के समानुपाती है। अब हमको क्या दे रखा है कि सप्लाई वोल्टेज को 20% बढ़ाया। मान लो कि पहले जो V1 वोल्टेज था वो कितना था, 100 वोल्ट था। कितना था, 100 वोल्ट। पहले वोल्टेज कितना था, 100 वोल्ट। अब इसको मैंने कितना बढ़ा दिया, यहाँ पर 20% बढ़ा दिया। तो जो अब V2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट हो जाएगा। भाई 20% बढ़ाने का मतलब 100 पे 20% मतलब 20 बढ़ा दिया। तो पहले 100 वोल्ट था तो अब वोल्टेज कितना हो गया, 120 हो गया। अब पूछ रहा है कि ये 120 वोल्टेज को यदि मैं 100 वोल्ट की जगह 120 वोल्ट कर दूं तो जो टॉर्क है वो T2 है, वो T2 मैक्सिमम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या T2 मैक्सिमम कितना गुना बढ़ जाएगा, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर इस समीकरण में जो जो दे रखा है उनका मान लिख दो। तो देखिए T1 मैक्सिमम ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा T1 मैक्सिमम बटे T2 मैक्सिमम बराबर ऊपर आ जाएगा क्या, 100 का स्क्वायर बटे आ जाएगा 120 का स्क्वायर। आ जाए नहीं आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। फिर ये चीज़ कट रही है कितनी बार, आपके 5 बार, या फिर इतना ही रहने दो इसको। तो आगे कितना हो जाएगा आपका, 10 का स्क्वायर बटे 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 10 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा आपका 100, 12 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 144। ये किसके बराबर आ गया आपके, T1 मैक्स बटे आ गया T2 मैक्स बराबर आ गया अपने पास 100 बटे 144। यदि T1 पहले कितना था, 100 था, T1 पहले कितना था, 100 था, तो T2 अब 20% बढ़ाने पर T2 कितना हो गया, 144 हो गया। कितना हो गया, 144। 100 से 144 हो गया तो बताओ कितना बढ़ गया, ये 44 बढ़ गया ना। और जब 100 पे 44 बढ़ गया तो इसको अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 44% हो जाएगा। यानी कि जो T2 मैक्सिमम है,
यानी कि जो आपका अधिकतम टॉर्क होगा वो 44 गुना क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। 44 गुना क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो यदि सप्लाई वोल्टेज को यदि मैं 20% बढ़ा दूं तो जो टॉर्क होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा, वो 44% क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। कुछ नहीं, इसी समीकरण के अंदर रख के अपन ने ये सोल्व किया है। तो आपकी एग्जाम्स के अंदर यदि न्यूमेरिकल इसके अंदर बनता है तो इस प्रकार से आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर बनता है और उसको आप इस प्रकार आसानी से सोल्व कर सकते हो। सप्लाई वोल्टेज की जगह वो रोटर रिएक्टेंस भी दे सकता है कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर रिएक्टेंस को 10% कम कर दे तो बताइए मैक्सिमम टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी आपका इसी प्रकार से हो जाएगा, T1 मैक्स बटे T2 मैक्स समानुपाती हो जाएगा। X2 डैश आएगा ऊपर, नीचे आएगा X1 डैश। यो क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पर और यहाँ पर समानुपाती था, इसलिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा। व्युत्क्रमानुपात में उल्टा हो जाता है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वैसे उसके अंदर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क है, उस टॉर्क टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब बन सकते थे, वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे। अब जो आगे की जो क्लासें होगी वो आपको कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू आपको मिलती रहे। आगे की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा आपसे फिर एक बार आपसे ये कहना है कि जो आपकी मेन एग्जाम्स है उसकी आपको जो तैयारी करनी है वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की करनी है, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन होने वाला है वो बहुत ही स्टैंडर्ड होगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको टाइम से आपके वीडियो मिलते रहे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।